यदि मैं बात करूं कि कितने नंबर आप क्वेश्चंस आते हैं, तो सबको पता होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं। पता है ना सबको? यस। सब्जेक्ट में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के मीन्स 200 मार्क्स के। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, जो लीनियर का क्वेश्चन है हमारा, लीनियर अलजेब्रा का, वो क्वेश्चन कितना आता है किसी को पता है? एवरीवन? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के में 60 मार्क्स कवर करते हैं। और हमारा रियल एनालिसिस की बात करें तो उसका भी लगभग 30 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिला के 60 क्वेश्चन आता है, इतना तो सबको पता होगा। और ये भी 60 मार्क्स। तो दो सब्जेक्ट का ही वेटेज देखें हम लोग तो 120 मार्क्स बनते हैं। और बाकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना, जिसके अंदर में ओ डी प्लस पी डी प्लस सी ओ वी एंड इंटीग्रल, इनके कितने क्वेश्चन आते हैं बताना एवरीवन। मैम शायद इंटीग्रल इक्वेशन के लगभग एवरी ईयर 5 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रल के ही लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और बाकी सब और मिक्स करके। सीओई का एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और पीडी का तो नहीं पता मुझे, नॉडी का क्वेश्चन। करेक्ट, मतलब यदि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो लगभग क्वेश्चन इसमें 20 प्लस तो आता ही आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इतना, लेकिन लगभग बात करें तो सब मिला के 20 प्लस रह जाता है। तो सपोज 20 भी मान लेते तो कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स, 40। है ना? अब उसके बाद मुझे ये बताना कि कॉम्प्लेक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। पर ईयर 6 क्वेश्चन लगभग। 6 से 7 भी हो जाता है, लेकिन 6 तो एग्जैक्ट आता है, तो 6 मीन्स 12 मार्क्स। ग्रुप थ्योरी से उससे भी दो सेम है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन के अराउंड आता है इसका भी। 12 तो मान ही मैम सकते ग्रुप थ्योरी में तो मैंने 2 ही क्वेश्चन देखा है। हैं। नहीं प्रिंसेस जी, ग्रुप थ्योरी में, अच्छा हाँ, ग्रुप प्लस रिंग बोल रही हूँ मैं, मतलब मॉडल जेब्रा की बात कर रही हूँ पूरा, जिसमें नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी और इसका फील्ड का और रिंग का और ये ग्रुप मतलब पूरा कंप्लीट आता है ना, जो मॉडल जेब्रा के अंदर है, जिसमें रिंग और ग्रुप का और फील्ड थ्योरी का थोड़ा बहुत और नंबर का थ्योरी का करके कंप्लीट 6 से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं भी दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है? और इनके अलावा जो अदर टॉपिक है, जैसे एक्स्ट्रा है, लाप्लास से हो गया या फिर न्यूमेरिकन से हो गया या फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स से हो गया, ये सारे चीज़ें से आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन अदर टॉपिक से आते हैं, जैसे कई पॉइंट से, टोपोलॉजी से, मतलब कहीं से भी दे देते हैं उठा के 10 क्वेश्चन वो रैंडम। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? ज़्यादा क्वेश्चन बन गया तब तो, है ना? कि बन गया, कंप्लीट होगा। ये 20, ये तो 30 क्वेश्चन हो गया लगभग, और ये 20, मतलब 102 है ना? क्वेश्चन। लगभग ऐसा ही आता है, मतलब इससे ज़्यादा कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा नहीं, 30 नहीं, 12 कितने क्वेश्चन हो गए? 60 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10, इतना ही बनते हैं। सब छूटा नहीं है ना कि? नहीं, हाँ इतने ही अराउंड बनते हैं सबके लगभग, इधर उधर, मतलब जैसे ये वाला, इन लोग यदि 5 6 तो आते ही हैं लगभग, देख लेना कॉम्प्लेक्स का। अब मैं भी आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, यदि आप लोगों को डाउट होगा थोड़ा बहुत तो उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम मैम जी। जनरली जो कट ऑफ रहता है कितना जाता है ओबीसी के लिए? ओबीसी की कटअप तो पिछले बार वही 50 के आसपास ही गया था, जनरल का भी बात करें और ओबीसी का भी। लेकिन आप लोग 50% मतलब पूरे एक पेपर का, तो आप लोग मैक्सिमम 160 मार्क्स का टारगेट रखना, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लगभग जाएगा तो। ओके मैम।
तो अपना 160 मार्क्स का हो जाए आपसे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कटअप इधर उधर भी हो तो आपका वो ना हो, है ना। लगभग 48 या ऐसे लगभग समथिंग गया था इसी का, लेकिन आप लोग टारगेट लेके चलना 60 मार्क्स का, क्योंकि इतना टारगेट लेके चलोगे 160 मार्क्स का तो आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, जैसे पेपर लीक होना, ये सब चीज़ें कॉमन बात हो गई आजकल। तो भी आप लोगों को मतलब कोई पीछे नहीं छोड़ के जा सकता यदि आप बिना कटअप देखे करेंगे तो। अब मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग विथाउट कटअप का देखें। मैं बाकी लोग मेरे स्टूडेंट भी हैं क्लास में, जिन लोगों से पूछ लेना, मैं कभी भी कटअप नहीं बताती उनको। आप जनरल सोचो कि हम लोग जनरल से हैं और उसी से फाइट करो, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को पीछे ना छोड़ सके वो। तो आप लोग 160 मार्क्स पूरा एग्जैक्ट लाना है, ये सोच के टारगेट करो। और बाकी टारगेट तो पूरा 200 का करना, ऑल सिलेबस का पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लीनियर्स के 30 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 30 क्वेश्चन करेक्ट बन ही जाए। ये तो मानते हैं ना आप लोग। यदि सबने अच्छे से पढ़ रखे होंगे 25 क्वेश्चन मान लो एग्जैक्ट, लेकिन 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपसे थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, है ना। तो सारे सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन बन जाए ऐसा तो जरूरी नहीं होता, इसीलिए आप लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ लेना। और हम लोग क्वेश्चन अभी देखते हैं कितना कर पाते हैं। डिपेंड भी करता है कि आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं। मुझे 2 आवर्स क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी वही पूछना था कि कितना लंबा क्लास दे सकते हैं आप लोग, और टाइमिंग भी अपना आप लोग जैसे क्लास कंटिन्यू करते हैं आप लोग जितने लोग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी टाइमिंग बनाया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग 7 AM ही हो। बट इवनिंग में शायद ही पॉसिबल है, क्योंकि इवनिंग में मेरा क्लास चलता है, तो मॉर्निंग ही पॉसिबल होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज़ में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस तो रियल और लीनियर के हैं, मोस्टली सारे देखेंगे। जैसे ये लीनियर के हैं हमारे, ये भी लीनियर के हैं, ये भी लीनियर के हैं, ये भी लीनियर के हैं, और ये रियल के हैं, ये भी लीनियर के हैं। यदि सबने पढ़ रखे होंगे तो समझ में आ जा रहा होगा कि किस टॉपिक के भी हैं। और 30 क्वेश्चन लगभग स्टार्टिंग के लीनियर और रियल करके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन देखो आप लोग, लीनियर के क्वेश्चन है ये भी, और ये रियल के। इसके बाद आगे जो आता है ये स्टार्ट होता है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस का आता है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस का किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा। ये क्वेश्चन मतलब ग्रुप थ्योरी के अंदर का है, मतलब मॉडल अलजेब्रा के अंदर का। एक क्वेश्चन हो गया मॉडल अलजेब्रा का, दूसरा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन मॉडल अलजेब्रा का। और ये तो ODPD का है। उसके बाद ये जो आउटर क्वेश्चन आता है, जैसे देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल, इन सब चीज़ों से। ये वाला हमारा है ग्रुप थ्योरी का, मतलब ग्रुप प्लस रिंग वाला। ये फील्ड से है, फील्ड थ्योरी मतलब उसी के अंदर आता है मॉडल अलजेब्रा। 4 क्वेश्चन हो गए। इस ईयर में भी 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है ग्रुप थ्योरी में, तो लगभग 4 क्वेश्चन बस आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मेरे ख्याल से। उतना ही है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की भी आप लोग बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स भी आप लोग देख सकते हैं, नीचे से ही देखते चले जाते हैं। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का हो गया हमारा।
है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। ये तीसरा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का आपका, और ये चौथा, ये भी है क्वेश्चन आपका। और कॉम्प्लेक्स की यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं बता दूं तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का। यदि कोई करना चाहता तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता देती हूँ थोड़ा सा। और आप लोग नोटिस भी कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मेरे पास सेपरेट ये वाला देखियो, ये PYQ है सेपरेट कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट। मतलब 3 ईयर मिला के 2017, 18 और 19 टोटल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आए। मतलब लगभग सब में 6 से 7 क्वेश्चन के अराउंड, किसी किसी ईयर में ज़्यादा पूछा गया है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो यदि आप लोग इट सेल्फ कर रहे हैं तो। वैसे मैं क्वेश्चन एक आध दिन करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ना बहुत छोटा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन बन भी जाते हैं। एक तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखो तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी मैं आप लोग को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन दिखा देती हूँ इन 3 ईयर में। एक क्वेश्चन हो गया देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, मतलब लगभग पर ईयर में 2 क्वेश्चन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से दिख जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 5th हो गया क्या? ये तो एनालिटिक है। एक ही ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, बाकी अदर टॉपिक्स में नहीं है। और बाकी अदर्स टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की यदि मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो पहला तो हम ला रहा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड है जिसमें हम लोग आप लोग की सिंगुलैरिटी वगैरह आ जाती है, सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी पढ़ने के लिए आप लोग को वो सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पोल्स वगैरह है ना, पोल सिंगुलैरिटी ये सब चीज़ें, मतलब उनके अंदर के सब चीज़ें। और रेसिड्यू भी पढ़ना पड़ेगा सिंगुलैरिटी पढ़ने के लिए। तो सिंगुलैरिटी से क्वेश्चन बनते हैं लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे इन पूरे ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। और थर्ड टॉपिक है आपकी यदि बात करें हम लोग तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है। इंटीग्रल जिसमें ये इस टाइप से क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे कि ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन, जिसमें आपको नॉर्मल इंटीग्रल बना के दे के रखेगा, वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा और सर्कल दे के रखेगा वो, और निकालना आप सबको आता होगा। और बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगी। ये 3 टॉपिक हो गए। और चौथा है आपका कि एनालिटिक फंक्शन से आते हैं। और पांचवा आपका है ये, इसके अंदर में हार्मोनिक फंक्शन भी लिख सकते हो आप लोग, हार्मोनिक कंजुगेट, मतलब इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है आपका कि टेलर सीरीज से आया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक टेलर सीरीज से या लॉरेंस सीरीज से, और एक तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन जैसे अभी एक क्वेश्चन यहीं पर देखने को मिला, ये वाला क्वेश्चन। बस इनके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये 4 ही टॉपिक हैं, इनसे ही क्वेश्चन आप बन जाएंगे। यदि आप लोग ये 4 टॉपिक ही पढ़ के जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स के आप लोग आराम से 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, जो 5 क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग ये PDF में भेज दूंगी, आप लोग देख भी सकते हैं कि यहीं से ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता। जैसे ये फिक्स पॉइंट निकालने के लिए बोला है, तो आप लोग को पता है फिक्स पॉइंट के लिए जेड को कन्वर्ट कर देते हैं W में, और डायरेक्ट इनकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं, W इक्वल्स टू W अपॉन Z माइनस W, यही होगा, पता है ना सबको।
इनको इस साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू 2 माइनस डब्लू इक्वल्स टू डब्लू, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2w माइनस स्क्वायर, और ये वाला फिर से इधर ले आओगे डब्लू, ये तो माइनस डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लो इसकी, क्या आ जाएगी, डब्लू की वैल्यू 0 और 1 आएगी, आंसर भी यही है। और मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल तक का नहीं आता क्वेश्चन इसमें, कॉम्प्लेक्स में। और कुछ पूछना है कि आगे क्लास कंटिन्यू करें एवरीवन? जो जितना मुझे बताना था मैं बता चुकी हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं कराने के लिए सिर्फ मैं 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन करा पाऊँगी। एक तो है आपका रियल का, प्लस लीनियर अलजेब्रा का, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल, सीओबी इंटीग्रल। देखते हैं, टाइम बच गया तो ग्रुप थ्योरी भी कर सकते हैं, अदरवाइज शायद ही है। चलो अभी स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करना है आप लोग ये बता दो। लीनियर से करें एवरीवन? और मैं ये बता दूं कि मैं सबसे पूछते हुए चलूँगी, क्योंकि मैं खुद से ही नहीं बताते जाऊँगी, डिस्कस करेंगे। मतलब ये क्लास तो डिस्कशन का है ना, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि उनका आंसर क्या होगा, बाद में मैं इस प्रकार से उनका सलूशन लिख दूँगी। ठीक है एवरीवन, चलेगा ना? ऐसे उससे डिस्कशन हो जाता है। और बाकी मैं पर सबके नाम लेते जाऊँगी, यदि मुझे पूछना रहा तो सबको बोलना पड़ेगा, ऐसे साइलेंट ही रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, लीनियर से ही शुरू करते हैं। आप लोग रिस्पांस कर नहीं रहे हो। राज सर जी हैं यहाँ पर? यस मैम। अपना लीनियर की रिकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का वो प्रॉब्लम्स था हूँ, ठीक है? कि बाकी आपका भी फिर रिविजन हो जाएगा, छूटा हुआ था ना आपका क्वेश्चंस। PYQ में लीनियर का बताना, सबको दिख रहा है एवरीवन? यस मैम। हाँ, सोची तो थी कि Yes, ma'am. टॉपिक वाइज कराऊं करके, बट मे बी सब ने पढ़ रखे होंगे, तो टॉपिक वाइज कराने का कोई मतलब नहीं है, जनरली कराते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज में फिर मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ता फिर एक एक टॉपिक का। वैसे मेरे पास सेपरेट तो रखा हुआ है, क्योंकि क्लास लेती हूँ तो सबको पता होगा मे बी। तो पर फिर भी उसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो मेरे पास है, उसमें फिर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं सोची कि जनरल क्वेश्चन ही करते हैं। अभी 2019 से स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे आगे जाते जाएंगे, ठीक है? चलो आप लोग बताना फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। और अपने अपने नाम से ज्वाइन करना, ये प्रिंसेस वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है? अगले दिन से एवरीवन, ये शॉर्ट नाम से भी, ताकि मैं आप लोग को पूछ सकूँ। काजल जी बताना इनका आंसर कौन सा करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। हैं काजल जी क्लास में? यस मैम, रीड कर रही हूँ मैं। ओके, क्या दिया है मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर बताना। चूज द फॉल्स, जो स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है उसको टिक लगाना है। तो पहला दिया है कि सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विथ रैशनल एलिमेंट इन इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर। मतलब आपको m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है रैशनल नंबर की, सारी एंट्रीज कैसा है उनका रैशनल नंबर है, ओवर द फील्ड कैसा आर, और ये मैट्रिक्स की एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रैशनल नंबर से। अब मुझे बताना ओवर फील्ड मतलब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये
मतलब क्यू और आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिंपल सा यही दिख रहा है। तो क्यू और आर कभी भी वेक्टर स्पेस बनाता है? नहीं। नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता बता सकते हो? हाँ, क्योंकि अगर हम लोग फील्ड से इम्प्रेशन नंबर उठाएंगे तो वो बिलोंग नहीं करेगा वो। हम्म, यदि मैं इरेशनल नंबर उठा लूँ फील्ड से इसमें से, क्योंकि इनके अंदर ये तो रैशनल नंबर यूनियन इनरेशनल नंबर का कलेक्शन है ना, रियल नंबर, तो इरेशनल नंबर उठा लूँ तो उस ये रैशनल नंबर के अंदर नहीं जाएगा इसलिए। और एक रिजल्ट भी होता है कि हमारे पास जो एवरी वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेस पर सॉरी सबसेट पर अपना वो बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता है ना। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपने सुपर पर भी बनाए, बट ऐसे केस में नहीं बनता है। बट मतलब सुपर पर नहीं बनाता है, मतलब सब पर ही बनाता है। मतलब हमारे पास, मैं बोल रही हूँ कि यदि हमारे पास वेक्टर स्पेस है वी और एफ, यदि वेक्टर स्पेस है तो हमारा फील्ड है इसका सबसेट होना पड़ेगा वेक्टर स्पेस का, ठीक है, वेक्टर का। क्लियर है? तो यहाँ पर से इसके वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाता बोल रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसको टिक तो नहीं करेंगे, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बताना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या बोला है कि सेट बना के दे दिया आप लोग को कोई, और ये सब स्पेस है R3 ओवर R का, ये नहीं बोला है। तो बताना ये होगा कि नहीं होगा। पहले मुझे ये बताना कि सबसेट सब स्पेस प्रूफ करने के लिए कौन कौन से कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं। सिमरन जी हैं क्लास में? हाँ बताइए प्रिंसेस जी। ये सबसे पहले जीरो वेक्टर एक्सिस्टेंस देखते हैं ना। सबसे पहले कि हमारा ये चेक करते हैं कि जीरो वेक्टर उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर। यदि मैं बोल रही हूँ कि वी एफ बी वेक्टर स्पेस और डब्लू उसका कोई सबसेट है और डब्लू को सब स्पेस है, ये प्रूफ करना है मुझे, तो सबसे पहले चेक करना है कि जीरो वेक्टर उस डब्लू में बिलोंग करने चाहिए, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, और थर्ड होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे ये बताना कि इसके अंदर जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहे हैं कि अल्फा की किसी भी चॉइस के लिए क्या इसके अंदर जीरो जीरो कंटेंट कर रहा है। अल्फा की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमारा जो 3 टपल्स का जो सेट बना के दिया है A 2A और 2A+1, क्या कभी भी ये वाला पोर्शन आपका अल्फा की कुछ भी वैल्यू रखने पर ये हमारा जीरो देगा, बताना। नहीं देगा ना। तो इसके अंदर जीरो वेक्टर कंटेंट नहीं करेगा, मतलब 0,01 तो आएगा ही आएगा, मतलब जीरो तो कंटेंट नहीं करेगा इसके अंदर अल्फा की किसी भी चॉइस के लिए। रियल नंबर से उठाएंगे ना अल्फा, तो अल्फा की क्या कुछ भी वैल्यू रखें हम लोग, तो क्या इनको जीरो जीरो किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसीलिए जीरो वेक्टर तो कंटेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, है ना। क्लियर है सबको, एवरीवन? बस अकेले को पढ़ा रही हूँ क्या, बाकी सब लोग भी हैं? यस मैम। सेकेंड दिया है आप लोगों को, वेक्टर दे दिया है 3 वेक्टर v1 v2 और v3। अब आपको बताना है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट दिखाना है। अब किसी भी वेक्टर दे दिया रहता हम लोग को v1 v2 v3, तो इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट का प्रूफ करते हैं। मैट्रिक्स हम रख देंगे मैम और उसके बाद रैंक निकाल लेंगे। हमारे पास जो वेक्टर रैंक मैट्रिक्स फॉर्म में कॉलम वाइज पुट करते हैं कि जाएगा। कॉलम वाइज पुट करते हैं कि रो वाइज पुट करते हैं, जो वेक्टर है उनको कॉलम वाइज। जो हमारे Column पास wise। जो वेक्टर है उनको सिंपल कॉलम वाइज पुट करोगे v1 v2 v3 करके। आप लोग के पास देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना है, तो आप लोग डिटरमिनेंट से भी बता सकते हो। यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या बोलोगे, एल आई, अदरवाइज एल डी। यदि डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है एल आई। ना,
यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नॉर्मल, यदि 3x3 तक का दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग डिटरमिनेंट से भी देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग इक्लन फॉर्म में चेंज करके देखोगे, है ना, रैंक निकाल के कि उनके कितने पाइवोट मिल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग बताओगे एल आई कौन से कॉलम है, वेक्टर है। यदि सारे में पाइवोट मिल गया तो बोल दोगे कि वो एल आई है, अदरवाइज एल डी है ना, यही करते हो। तो अभी तो ये सिंपल यहाँ पर क्या दिया, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा ये, तो आप लोग सिंपल इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्या बनेगा ये आपको हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। और इनका डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, मतलब 2 × 2 × 2 8 हो गए। और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना, ट्रू स्टेटमेंट एवरीवन। यस मैम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है यहाँ पर। अब सेकेंड बताना मुझे, लीनियर स्पैन ऑफ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस नीड नॉट टू बी सब स्पेस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमारा जो लीनियर स्पैन होता है, क्या होता है लीनियर स्पैन, बताना। ऐसा कलेक्शन जिसमें पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो, है ना एवरीवन, जिसमें हम लोग फील्ड की वैल्यू अलग अलग चेंज करके उसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसकी फील्ड को चेंज कर करके हम लोग उसमें पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उसका कलेक्शन लेते हैं, वो कहलाता है हमारा लीनियर स्पैन, है ना। तो यदि हम लोग बात करें लीनियर स्पैन का, तो वो वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं, कोई बता पाएगा। वो तो ऑलवेज सब स्पेस बनाते हैं ना। ऑलवेज बनाता है क्योंकि स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, होता है ना, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, सब स्पेस ऑफ लीनियर स्पैन, सबको पता है। तो ये नीड नॉट टू बी तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना एवरीवन। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब दो फॉल्स स्टेटमेंट मिल गए, इसका मतलब इसमें स्टार मार्किंग लगा हुआ है, इसी वजह से स्टार मार्किंग लगा क्योंकि दो फॉल्स स्टेटमेंट दिया उन्होंने। मैम हाँ, मैं लीनियर स्पैन का डेफिनेशन को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि मतलब किसी एक वेक्टर से पूरा का पूरा सब स्पेस जनरेट हो जाता है, तो क्या मैं उसको लीनियर स्पैन बोल सकता हूँ। किसी एक वेक्टर से यदि सारे के सारे सब स्पेस जनरेट हो जाते हैं तो क्या मैं उसको लीनियर स्पैन बोल सकता हूँ, है ना, वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाते हैं तो। एक ठीक है, मैं कल बताऊंगी इसका डिफिनेशन। आप एक चीज़ वो करके लाना पढ़ के, एक तो स्पैनिंग सेट सबके लिए होमवर्क है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बता पाऊँ। और दूसरा है लीनियर स्पैन एवरीवन। आ सकते हो बाकी सब लोग भी, ये दो चीज़ डिफिनेशन पढ़ के आना। और मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ये होमवर्क है, समझ लो, क्योंकि कुछ तो होमवर्क देना बनता है ना आप लोगों को भी, ये होमवर्क है, दोनों पढ़ के आना। फिर मैं लीनियर स्पैन को अच्छे से बता दूंगी और इनके एग्जाम्पल भी करा दूंगी, चलेगा। चलो मतलब जिस टॉपिक में आप लोग को ऐसे डाउट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डाउट आता है सबको, लीनियर स्पैन एंड स्पैनिंग सेट में दोनों थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, बट कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार खुद से पढ़ के आना, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं इनके, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप क्लास में। चलो ये हो गया, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास n क्रॉस n का हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स हमारा कैसा है, n क्रॉस n का इन्वर्टिबल है, मतलब डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 है। तो इफ एंड ओनली इफ पूछा गया, करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा हमारा, बताना। नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरूरी है कि वो हमारा इन्वर्टिबल ही हो, बताना। जीरो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता एवरीवन, होता है ना।
और जीरो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता? होता है। तो 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, है ना। और सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफ एंड ओनली इफ होता है कि उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बनता है वो भी आपका सिंगुलर बनता है, यदि कोई मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है। क्लियर है यहाँ तक? बताना। यस मैम। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताना आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले से मार्क है इसीलिए नहीं हुआ। अच्छा, ये क्लास में नहीं हुआ था इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क किया गया। चलो, ये वाला क्वेश्चन बताना। अच्छा, ये तो रियल के क्वेश्चन भी है, मैट्रिक्स रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है मैम ये। तभी मैंने वो किया हुआ है, मतलब जब क्लास में डिस्कशन हुआ होगा ना। चलो, ये क्वेश्चन बताना आप लोग। ये क्या होगा? सबने ऑर्डर बेसिस पढ़ा हुआ है ना? मैम ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन रियल का है। अभी हम लोग लीनियर हाँ। डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला पीडीएफ में पूरा लीनियर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ दी इसको। ठीक है, मैम ये तो लीनियर क्वेश्चन है। मिक्स है दोनों, विक्टर का भी है और मैट्रिक स्पेस भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ओनली लीनियर का है, ऐसे मिक्सिंग आ जाता है ना कुछ क्वेश्चंस जो मिक्स हो। ऐसे मिक्स क्वेश्चन है, एकदम लीनियर भी नहीं है और ना ही रियल है। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इस टाइप से क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बताना। क्या पूछा है सिंपल आप लोगों से? पहले तो ये बताना कि करोगे कैसे। नॉर्मल ये पूछा है कि टी हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है V2 से V3 पर, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया डिफाइन करके कि इस फॉर्म में इस रूल को फॉलो करेगा करके, और 2 बेसिस दिया है। वो कैसा? स्टैंडर्ड बेसिस है इन दोनों का, स्टैंडर्ड बेसिस V1 और मतलब V2 और V3 का। तो हमें बताना है कि इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी क्या होगा इस बेसिस के थ्रू, है ना। तो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले मुझे ये बताना कि इसका जो टी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा। 3x2 का 3x2 वो 3x2 का जब हमारे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी हमारा रो बनता है, डोमेन की कार्डिनलिटी हमारा क्या बनता है? सॉरी, नंबर ऑफ ये रो बताता है और ये डोमेन की कार्डिनलिटी हमारा नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ये बताता है, सबको क्लियर है? अब क्या करते हैं, मुझे बताना V2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी। V2 की 1 0 और 0 1 सबको पता है। स्टैंडर्ड बेसिस कि V2 का मतलब क्या? आर स्क्वायर ओवर आर ले सकते हो, इसके एग्जांपल में ले सकते हो ना। तो 2 आर स्क्वायर ओवर आर की आप लोगों को पता होगा 1 0 और 0 1। अब क्या करोगे? सबसे पहले 1 0 के लिए निकाल लो। एक्चुअली स्पेस कम बच जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? टी 1 0 इक्वल्स टू क्या करोगे? इसमें रख दो पूरी वैल्यू, टी 0 1 निकालो। बताना मुझे क्या होगा। x1 की जगह पर 1 रखना है और x2 की जगह पर 0, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये वाला हमारा (2) और ये हमारा 0, ये होगा। सेकेंड क्या होगा? x1 की जगह पर 0 रखना है और x2 की जगह पर 1 रखना है इस बार। ये 1 -1 एंड 7 ये होंगे एवरीवन। यस मैम। अब बना लो मैट्रिक्स, है ना। क्या बनेगा? टी इसको कॉलम में पुट कर दो, 1 2 0 और ये 1 -1
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। सबको क्लियर है? बाकी जो भी हैं क्लास में? यस मैम। राज सर जी। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एन हमें दिया हुआ है, उसको बताना है कि फैक्टर लीनियर सब स्पेस ऑफ आर एन, हमें बताना है कि ये सब चीज़ें कौन सा करेक्ट होगा। मुझे ये बताना कि इसको कैसे करोगे आप लोग, एवरीवन। मैम वो लीनियर सब स्पेस के लिए जीरो वेक्टर बिलोंग करना चाहिए, सबसे पहले नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए उसको। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हम लोग कुछ ऐसे ऑप्शन ले सकते हैं काउंटर एग्जांपल, जैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसमें जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, इनके अंदर जिसमें हमने वाला 0 ना हो तो ये वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। वैसे ये वाला भी हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, और है ना, और ये भी है, इसलिए ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट, और ये दोनों फॉल्स, मींस ऑप्शन सी आर करेक्ट। सबको क्लियर है एवरीवन? प्रिंसेस जी या काजल जी? मैम इसमें जो 10th नंबर क्वेश्चन है, इस पे ए ऑप्शन में तो एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 दिया है, तो एक्स आई को 0 के इक्वल तो ले सकते हैं ना? देखो यहाँ पर मे भी अगर दिया रहता तब ट्रू रहता, लेकिन एग्जैक्ट पूछा है। मैम हम लोग यदि फर्स्ट ऑप्शन में ना अगर -1 का मल्टीप्लाई करें तो इससे एलिमेंट निकाल के तो वो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, साइन भी चेंज हो जाएगा, वो भी है। यदि -1 वो सब स्पेस नहीं बनेगा। हाँ, वैसे आप लोग आर स्क्वायर और आर पर ही देख सकते हो, है ना, सिंपल। ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है आर इनको पूरा देखने की, क्योंकि अच्छा बड़ा देखना है तो उससे बड़ा लेना है इनकी वैल्यू, तो R3 पर भी देख सकते हो। साइन चेंज हो जाएगा, हाँ, माइनस भी ले लोगे तो भी नहीं हो पाएगा ये। और नॉर्मल आप लोग उससे भी देख सकते हैं, 0 से भी। और एक चीज़ और है कि जब भी आप लोगों को सब स्पेस की बात करें तो आपको लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल की साइन लगा के दे दे कभी भी, या फिर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी दे दे तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर से बोल देना कि वो सब स्पेस तो नहीं होगा। ये भी एक रिजल्ट ही होता है एवरीवन। अगर किसी ने AP सिंह का बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट ये चीज़ें। मैं सजेस्ट करती हूँ इसीलिए AP सिंह का बुक पढ़ लो करके, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर से देख के भी बता सकते थे कि प्रोडक्ट वो फॉलो किया है और लेस देन और ग्रेटर देन है हमारे पास का साइन लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा करके। क्लियर है एवरीवन? या इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म है तो भी नहीं होता है सब स्पेस। जैसे इक्वल बना के कुछ दे देता एक्स आई करके हमारा 1 दे देता, तो भी ये नहीं होता, है ना एवरीवन। तो आप लोग इस रूल को लिख लेना कि आपको लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल एनी कांस्टेंट नंबर या प्रोडक्ट में कुछ भी दिख रहा है आपको प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वो तो कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रूल। तो यहाँ पर से ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। फिर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो माइनर से रिजल्ट से बन जाते हैं, तो उनको भी रिजल्ट से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब बताना किसी को कोई डाउट है? जो एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिल रही है उसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में काम आए। और बाकी तो सब चीज़ें लीनियर का पता ही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें आंसर टिक लगा दिया है, लेकिन फिर भी बताना मुझे इसका क्या पूछा है। स्टेटमेंट पूछा, 2 स्टेटमेंट देख के रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ़ हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, देन हमारा नो
आइगन वैल्यू ऑफ रिपीटेड बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल है तो उसकी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं होगी। क्या ये जरूरी है एवरीवन? क्या ये जरूरी है? हाँ प्रिंसेस जी बताइए। मैम डायगोनलाइजेबल के लिए तो हम तो एम और जीएम चेक करते हैं ना, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसको डायगोनलाइजेबल बोल देते हैं, है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन में जस्ट कन्वर्ट बोल रहे हैं उसका। उल्टा बोल रहा है। नॉर्मल आप लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लो। देखो मैंने यहाँ पर भी लिया हुआ है एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू 0 0 3 होती है। ये दूसरा आप 1 1 1 1 ये बना ले तो इनकी मैट्रिक्स वो क्या आ जाएगी आइगन वैल्यू 0 2 होगी, आइगन वैल्यू होगी ना। हाँ। अब यहाँ ये तो वो हो गया, लेकिन इनके अलावा ये वाला मैट्रिक्स देखो, और इनके अलावा यदि हम लोग इनकी एंट्रीज 3 3 3 3 3 3 3 3 3 कांस्टेंट मैट्रिक्स ले सकते हैं कोई भी। कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, ये तो पता है सबको, है ना। इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 9 होगी आइगन वैल्यू इसकी। एवरीवन सब बता पा रहे होगे मेरे पास यदि कांस्टेंट मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। अब देखो इसकी आइगन वैल्यू रिपीट करी लेकिन फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इफ़ ए इज डायगोनलाइजेबल देन उसकी नो आइगन वैल्यू ऑफ रिपीटेड? तो ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। मे और मे नॉट भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं कर रही है आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट है यदि ऑल आइगन वैल्यू, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। ये पढ़ा हुआ है हम लोग कि ऑल आइगन वैल्यू हमारी यदि डिस्टिंक्ट है तो क्या हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है 2 3 4 है इसकी वो, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 है, डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूँ। और इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो आप लोग, 2 की 3 की 1 होगी और इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 हो जाएगी। सारे इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे एवरीवन? यस मैम। ये वाला स्टेटमेंट तो है ही, ये तो रिजल्ट ही है कि मतलब हमारे पास ऑल आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, तो ए इज डायगोनलाइजेबल, और ए यदि डायगोनलाइजेबल है तो जरूरी नहीं है कि उसकी ऑल आइगन वैल्यू हमारी रिपीट करे। तो ये वाला हमारा बी करेक्ट हो जाएगा और ए वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये वाला बी इज करेक्ट है एंड ए इज इनकरेक्ट। क्लियर है सबको? बताना। यस मैम। चलो यस मैम। एक्चुअली ये मैं सेशन का ही अपना PDF ले आई थी, ये सब पहले से टिक लेते हैं, दूसरा ढूंढ रही थी मिल नहीं रहा। और मैं मांगती हूँ विथआउट जिसमें मार्क वगैरह ना किया हो कल की क्लास के लिए, ठीक है। अभी आप लोग इसी को मैनेज कर लो। सबको दिख रहा है ना? अब बताना मुझे कि क्या दिया है हमारे पास। 1 2 3 4 मैट्रिक्स दे दिए हैं। इनके पूछे कि एक में पूछा डिटरमिनेंट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट मीन्स आइगन वैल्यू, है ना। और ये दिया हुआ है कि सम हमारे पास जो है 5 इज सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब किसी एक मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है आइगन वैल्यू का 5, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू दे दिया। तो क्या करोगे, सबके आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट निकाल के देखोगे, यही करोगे। सबसे पहले मुझे ये चेक करके बता दो थर्ड का कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस हमारा 5 है, सम है ना, यही बता सकते हो। ऑप्शन सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब तो यही होता है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब ट्रेस होता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ ए होता है ना। तो ये सम ऑफ आइगन वैल्यू दिया है कि वैल्यू मतलब ट्रेस दिया है, तो सारे मैट्रिक्स का ट्रेस चेक कर लो। क्या इसका ट्रेस 5 है? नहीं है। इसका ट्रेस 5 है? नहीं है। इसका ट्रेस 5 है? हाँ ये हो सकता था, है ना। इनका भी ट्रेस 5 है, ये भी हो सकता था। मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तो हो सकता है, लेकिन बाकी को नहीं बोल सकते। मतलब आंसर अभी पता है तब तो आपने बता दिया कि 4 है। यदि नहीं पता होता तो ऐसे डिस्कार्ड करते ना एवरीवन। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई एक है। अब उसके बाद आगे इनकी आइगन वैल्यू दिख रही है कि 1 2 2 ही होगी। अब इनकी आइगन वैल्यू भी दिख रही है कि 7 -4 और 2 होगी। एवरीवन दिख रही है ना? यस मैम। दोनों का सम 5 है, तो अभी तो इसको होल्ड पे रख दो। दोनों में से दोनों हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। अब बाकी चेक कर लो, क्या चेक करोगे? ये वाला 1 1 5, इन दोनों की तो आइगन वैल्यू बिल्कुल नहीं हो सकती,
क्योंकि इनकी आइगन वैल्यू तो हमें पता चल गई 1 2 2। मतलब हमारे पास यदि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर किसी भी कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाती है, डायगोनल एंट्रीज, है ना। तो ये देखो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसकी आइगन वैल्यू तो उसकी डायगोनल एंट्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों का तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं ये भी आइगन वैल्यू इन दोनों का तो नहीं हो सकता, है ना। तो किसकी होगी, अब चेक कर लो इन दोनों का ही, दो की आइगन वैल्यू चेक करके। अब जरूरत तो वैसे भी है दो आइगन वैल्यू की, तो दोनों की आइगन वैल्यू चेक कर लो, जिसका है उसको मैच कर दोगे। मुझे फर्स्ट की आइगन वैल्यू ये मिलेगी और सेकंड की आइगन वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। पहले से हो गया इसीलिए, अदरवाइज आप लोग आइगन वैल्यू निकालना आता होगा आप लोगों को, चेक कर सकते हो। अब बाकी इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, है ना। जिसका डिटरमिनेंट 4 है वो ये वाला हो जाएगा, और जिसका नहीं है वो ये वाला होगा। और आइगन वैल्यू आप लोग को इनकी पता, मतलब प्रोडक्ट कर दोगे आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट निकालने के लिए। 3 × 3 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना नहीं पड़ेगा, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दोगे, है ना एवरीवन। बताना ये ऑप्शन क्लियर हुआ, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए, मतलब इसमें ऑप्शन सारी। एवरीवन क्लियर है मैम? क्लियर है ना, कोई है जिसको क्लियर ना हो। आप लोग इन दोनों की आइगन वैल्यू निकाल सकते हो और इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लेना, फिर आप ऑप्शन अपने आप बन जाए। क्योंकि ये आइगन वैल्यू तो हो ही नहीं सकती इन दोनों का, तो इनका निकालने की जरूरत ही नहीं, आइगन वैल्यू इन दोनों का निकालोगे, है ना। और इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका डिटरमिनेंट तो हो ही नहीं सकता 4 या 5, तो इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लो फिर। तो ऐसे किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आइगन वैल्यू निकालना तो नहीं बताना पड़ेगा ना किसी को कि आइगन वैल्यू निकालना ही नहीं आया, पता चला। चलो अब मुझे ये बताना कि 16 क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि इसको मैं ब्लू रेड ले लेती हूँ आज का। द रैंक ऑफ पॉजिटिव डिफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ एन बताना मुझे। अब मुझे ये बताना कि पॉजिटिव डिफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म की आइगन वैल्यू कैसे दिखती है। यदि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों ले रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ कि वो पॉजिटिव डिफिनिट है, तो आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी। एवरीवन बताना। यदि मैट्रिक्स ए हमारा पॉजिटिव डिफिनिट है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। मैम डायगोनल नहीं समझ आया, क्या बोले। डायगोनल के एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे ना आइगन वैल्यू उसके। अब मैं ये बोली हूँ कि क्यों हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है कोई मैट्रिक्स का, क्वाड्रेटिक फॉर्म है हाँ। कोई मैट्रिक्स है, तो इनको पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स से बोल रही हूँ मैं। तो इस पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। इसके सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होने चाहिए। सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इनकी आइगन वैल्यू मैं सपोज -1 -2 3 4 देती हूँ तो क्या ये नहीं पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव प्लस नॉन जीरो पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। मतलब ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव होने चाहिए। अब ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इसका रिंग तो फुल होगा, सिंपल सा मतलब है एवरीवन। रिंग क्या होता है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है कि नहीं होती है किसी भी क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स का रिंग, है ना। तो इसका रिंग तो n हो गया, और इसी का रिंग पूछा गया है कि रिंग क्या होगा, रेंज ऑफ पॉजिटिव डिफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब n क्रॉस n का हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका मुझे रैंक बताना है करके। तो इसकी ऑल आइगन वैल्यू हमारे पॉजिटिव हो गई, मतलब सपोज ये n क्रॉस n का है तो इनकी रैंक भी तो n हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है एवरीवन, बताना। यस मैम। तो रैंक हमारा n होगा, ठीक है। चलो अब ये बताना मुझे, आंसर दिख जा रहा है आप लोगों को, दिक्कत ये है
है ना, ये दिखना नहीं चाहिए था, कल की क्लास में नहीं दिखेगा। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है बता सकते हो एवरीवन? हाँ प्रिंसेस जी बताइए। बस अकेले को पढ़ा रही हूँ लग रहा है, बाकी सब लोग कहाँ गए? धीरे धीरे करके लेफ्ट भी हो गए। मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू। आप क्या बोले, एक बार बोलना, फिर से रिपीट करना। मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू। मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब मैक्सिमम कैसा? जैसे हमारे पास 1 -7 4 है तो इसकी कौन सी आइगन वैल्यू होगी? 4। 7 भी हो सकती है। मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। स्पेक्ट्रम रेडियस की जब भी बात करें हैं तो द मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस। मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम निकालोगे किसी भी आइगन वैल्यू की, उसको मॉड निकालने के बाद मैक्सिमम देखोगे तो इनका मॉड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 इसका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मॉड की मैक्सिमम लेते हैं किसी आइगन वैल्यू की, ठीक है प्रिंसेस जी? अच्छा प्रिंस है ना, एक मिनट। हाँ इसलिए बोली कि नाम से है ना, एक्चुअली ये सब चीज़ें। अच्छा नाम ही है क्या प्रिंस? मेरा नाम ही है मैम। अच्छा ओके कोई नहीं। अच्छा होता है ना, कई लोगों का नाम भी होता है प्रिंस। चलो क्लियर है सबको? अब मुझे इसकी आइगन वैल्यू दिखा बता दो। देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल भी निकला हुआ है आप लोगों के सामने, आइगन वैल्यू बस दिखा दो। ये इनका फार्मूला होता है, मतलब ये निकाल चुके हैं हम लोग आइगन वैल्यू। अच्छा देखो ये आइगन वैल्यू भी निकला हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, इसका आइगन वैल्यू भी निकला हुआ है और आइगन वैल्यू इसकी 4 होगी स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स का, ऑप्शन 4 यूज करेंगे। क्लियर है एवरीवन? बताना आप लोग आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ें, सबको क्लियर हो गया हो तो? काजल जी हैं क्लास में? आगे बढ़े ना। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना मुझे। काजल जी कैसे अप्रोच लगाएंगे इसका बताना। नेहा जी हैं क्लास में? नेहा, सिमरन, प्रिंस बताना इनका हम ऑप्शन इसमें अगर मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर निकाले, ए क्यूब निकाल कर पर्टिकुलर पैटर्न चेक करें तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सम ऑफ ईच रो और सम ऑफ ईच कॉलम वाला ए रूल स्क्वायर तो की लगेगा वैल्यू नहीं। क्या आ रही है और ए की वैल्यू क्या आ रही है और एक की पावर ए 4 स्क्वायर का तो आया 9009। 9009। मतलब एक पैटर्न तो यहाँ पर से निकल गया कि 9 बाहर निकल गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, है ना? क्यूब में निकालोगे तो ये तो नॉर्मल वही मैट्रिक्स बनेगा ये खुद का ही, लेकिन फोर्थ निकालोगे तो फिर से एक 9 बाहर आएगा ना? यस मैम। ऐसे करोगे तो ऑड पावर में क्या हो रहा है इसका, मतलब उनके जस्ट हाफ पावर में, मतलब फुल पावर है जैसे 4 है तो उसका हाफ निकल रहा है ना बाहर 2 टाइम, वैसे 100 है तो उसका हाफ निकलेगा, है ना? पावर यदि Yes, 100 ma'am. हो जाए उसका तो उसका हाफ निकलेगा, मतलब 9 की पावर 50 निकलेगा आइडेंटिटी। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर ये कैलकुलेशन वाला आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है एवरीवन? बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताना मुझे क्या दिया है कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है?
सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज अ लेमडा, देन हमें बताना है कि मस्ट बी आइगन वेक्टर क्या होगा हमारा। यदि किसी मैट्रिक्स की ईच रो का सम और कॉलम का सम हमारा लेमडा है, सपोज हम लोग 2x2 का ले लेते हैं, 2x2 का ही लेने के लिए बोला है, तो 1 1 1 1 1 ले सकते हो। इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? 0 2 यही होगी एवरीवन। यस मैम। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल के बता दो। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें सम, मैम ऐसा होता है क्या कि सम ऑफ द जो आइगन वेक्टर से जो एलिमेंट होते हैं उसको ऐड करने पे आइगन वैल्यू आता है, उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। नहीं समझ आया, क्या बोले, एक बार रिपीट करना। जैसे कि ये ऑप्शंस मैम मतलब कहीं पढ़ी थी मैम कि अगर जो आइगन वेक्टर्स होते हैं उसके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आता है जिसके रिस्पेक्ट में ये आइगन वेक्टर है। और दूसरा तरीका है ना कि आप लोग ये कर सकते हो, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लेमडा की वैल्यू एक बार 0 लेके कर लो, एक बार 2 लेके कर लो। चलो करो क्या होगा। रिजल्ट से ना कि तो नॉर्मल, यदि 2x2 का है तो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, है ना। और कैसे निकालते हैं, जब भी आप लोग आइगन वेक्टर की बात करें तो आइगन वैल्यू तो a माइनस लेमडा आई निकालते हैं, इसका रूट निकाल लो पॉलिनोमियल। और जब भी आइगन वेक्टर की बात करें तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स करते हैं। तो एक बार 0 के लिए करोगे तब तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 1 1 1, और प्रोडक्ट में x और y दो वेक्टर है बोल दो। अब इनका वो निकाल लो कैसे मिल रहे हैं, इनको इक्वल फॉर्म में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा। यदि वो लगाएंगे तो 1 1 0 0 और ये एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यही आएगा एवरीवन। मतलब x कॉमा वाई, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू माइनस वाई मिला एक वेक्टर, तो हमारा एक मिला, मतलब हमारा एक जो वेक्टर बनेगा वो कैसे दिखेगा, x माइनस एक्स टाइप से दिखेगा एवरीवन। मतलब x की चॉइस अब आपके ऊपर है कि कैसे देना चाह रहे हैं। और दूसरा निकाल लो, किसके करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग। ये निकालोगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 1 1 -1, प्रोडक्ट कर दो फिर इसका भी एक्स वाई के साथ। अब इनका बताना क्या होगा। इस बार क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यस तो मैम। दूसरा वेक्टर v2 हमारा क्या हो जाएगा, x टाइप से। यहाँ पर से चेक कर लो कौन कौन से, यदि x की वैल्यू में यदि 1 रख रही हूँ तो इसकी वैल्यू या तो 1 होना था या फिर -1 होना था, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 2 वेक्टर मिल रहे हैं हमें इसके करस्पॉन्डिंग। यदि इसकी वैल्यू में 0 रख रही तो ये भी 0 होना था, है ना। ये -0 का मतलब 0, तो ये तो होगा ही नहीं। दोनों में से कोई एक वेक्टर की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सेकंड वेक्टर की तरह, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली सी। क्लियर है सबको। तो डायरेक्ट ऐसे बिना विथाउट रिजल्ट के भी निकाल सकते हैं आप लोग वेक्टर देख के, कि यदि 2x2 का दिया है तो उसमें रिजल्ट 2x2 का मैट्रिक्स दिया है या 3x3 का दिया है तो ज़्यादातर कोशिश करना कि बेसिक से सॉल्व कर लो ताकि गलत ही ना हो। आधा अधूरा मतलब पता चला कि रिजल्ट आपने गलत पढ़ लिए हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। सिमरन जी इजी था ना ये निकालना, समझ आ गया ना वेक्टर कैसे निकाला मैंने सबको। यस मैम, यस मैम। ओके। अब आपको ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट पूछा है, हमारे पास 3 सेट बना के दे दिया है, A1 A2 A3, और पूछा है कि इसमें से जो कौन सा सेट हमारा LI होगा, LD होगा, LD पूछा है कौन कौन से LD होंगे। तो कौन कौन से LD होंगे, फिर से देखो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर भी डिटरमिनेंट काम कर जाएगा। तो सबको कॉलम में पुट कर लो, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू। बताना मुझे किसका डिटरमिनेंट क्या क्या आ रहा है कॉलम में पुट करने के बाद एवरीवन। फर्स्ट हमारा बताना कि A1 की वैल्यू हमारी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, क्या है हमारा 1 1 0 और 0 1 1, और ये हो जाएगा 1 -1 -2। इनके मुझे डिटरमिनेंट बताना क्या होगा, 0 है कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, मतलब ये तो LD नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स LI होगा,
मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू मतलब ये नहीं है ना। सेकंड चेक करना, जीरो या नॉन जीरो। सेकंड क्या बनेगा, A2 आपका, ये बन जाएगा आपका 0 1 0, और ये हो जाएगा 1 1 0, और ये होगा 1 1 0, ये होगा डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये तो LD होगा। सेकंड चेक कर लो वैसे ही, A3 बताना। इसका भी डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब ये दोनों LD हो गए और ये बस ओनली LI हो गए, है ना। तो क्या करोगे कि A2 और A3, मतलब A2 और A3 हमारा LD है, अदरवाइज नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, एवरीवन जितने भी हैं। काजल जी, नेहा जी, यस मैम। यस मैम। ओके चलो, यस मैम। ये क्वेश्चन है आपका, ये बताना ये कैसे करोगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ी मैम। बाकी सिमरन जी, प्रिंस, नहीं मैम, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर तो मैं भी नहीं पढ़ी। प्रिंस जी पढ़ा ना, पढ़ा है? आंसर है ना जब मैं बना था मैम, इसमें क्लियर नहीं है ना कि बेसिस हमको लेना है, स्टैंडर्ड लेना है या क्या लेना है। जैसे मैं बी को यदि मैं 1 और 0 लेता हूँ तो सी के लिए मेरे पास और भी चॉइसेस है कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब ऐसे ही सेम। तो इसमें मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था जब मैं बनाया इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर पढ़ा हुआ है आपने? हाँ मैम। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए अभी संडे है ना, नेक्स्ट संडे, तो हमारा बेच का एक टॉपिक छूटा हुआ था, चेंज बेसिस इन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर। तो आप लोग को मैं संडे को लिंक दे दूंगी, आप लोग 4:30 PM में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्लास संडे के दिन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं उसी क्लास में बता दूंगी, चलेगा? ताकि मैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर और चेंज द बेसिस भी पढ़ा दूंगी, तो बाकी जिनको डाउट होगा उनका भी बन जाएगा, है ना एवरीवन। चलेगा या अभी बता दूं? मैम हेलो मैम, आप एक हिंट दे सकते हैं इस बॉक्स से बना सकते हो करके? देखो, ये एक तो वो तरीका है कि आप बेसिस से लेंगे, अब बेसिस से कन्वर्ट करने के बाद आपका जो वेक्टर मिरर है उनको चेंज करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल स्टैंडर्ड बेसिस लेने के बाद। इसीलिए बोली कि चेंज द बेसिस और कोऑर्डिनेट वेक्टर दोनों लगेंगे। तो संडे तक तो वेट कर ही सकते हो। आवाज़ ब्रेक हो रही है बहुत प्रिंस आपकी, क्या आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। 1 मिनट में क्लियर आ रही है मैम अभी? हाँ प्रिंस, एक्चुअली अभी आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी। अभी क्लियर आ रहा है क्या मैम? हाँ क्लियर है, बस इसमें कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड बेसिस लेके करोगे उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। मैं भी सॉल्व करके देखी ये जो एग्जैक्ट बी और सी जो है, नहीं जो बी और सी जो बेसिस लेना है मुझे, तो मैं दोनों को स्टैंडर्ड बेसिस लूंगा क्या? दोनों को स्टैंडर्ड ही लेके चलना पड़ेगा। तो दोनों बेसिस तो सिमिलर हो जाएंगे ना? अच्छा हाँ, तब तो सिमिलर हो जाएंगे। अलग अलग भी ऐसे चॉइस देख लेंगे करने का। मैंने भी ये क्वेश्चन अभी नहीं किया हुआ क्योंकि मैं चेंज बीच में मेरा MPPSC का एग्जाम था ना, तो मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ दी थी टॉपिक से ही, तो एक बार मुझे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं संडे को भी बता दूंगी। और मैंने भी ये क्वेश्चन वो उस टाइम मैं एक बार ट्राई की थी तो मेरा भी आंसर करेक्ट नहीं आया था, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया ही नहीं, उस टाइम एग्जाम था। तो मैंने जब किया था तो दोनों को डिस्टिंक्ट बेसिस लिया था, तो उससे सही आंसर नहीं आया था, लेकिन शायद अगर मैं दोनों को सेम बेसिस लेता हूँ तो आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ शायद, मेरे ख्याल से दोनों स्टैंडर्ड सेम बेसिस ले लो तो आ जाएगा। सेम में लेके देखना, आप सेम में लेके देखना और मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, तो ठीक है? ठीक है मैम, ओके। फिर मैं देखूंगी उसको, ठीक है? ओके। उसके बाद
ये क्वेश्चन है, ये बताना। उसके बाद बाकी क्वेश्चन बच गया। 1 घंटा हो गया लगभग, मतलब 1 घंटा में हम लोग 10 क्वेश्चन बस कर पाए, ऐसा है। मैम ये डेली 7 बजे क्लासेस होगा क्या? वही तो आपको डिपेंड करता है कि कितने टाइमिंग आप लोग दे सकते हैं, मतलब जिन लोग कंटिन्यू रहेंगे ना उनके अकॉर्डिंग। अच्छा पूजा जी आप पूछ रही हैं? यस मैम, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अभी स्कूल से आई हूँ बच्चों को छोड़ के, तो अभी देख रही हूँ। बाकी सबके रिस्पांस पर डिपेंड करता है, टाइमिंग चेंज हो सकता है, लेकिन वही टाइमिंग चेंज है कि इवनिंग में तो हो नहीं पाएगा पूजा जी, आप लोगों का क्लास होता है इतना तो पता है। मैम 8 बजे से नहीं हो पाएगा क्या? 8 बजे से भी मैं तो फ्री हूँ, 8 बजे से भी ले सकती हूँ, 8 AM से भी, लेकिन बाकी सब पर डिपेंड करता है जिन लोग क्लास आते हैं। ठीक है 8 AM कर लेंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं मेरे 8 ख्याल बजे से से सब फ्री ही होंगे, है ना, जिन लोग अभी ज्वाइन कर पाए हैं 8 बजे तक, अभी वो तो फ्री ही हैं एवरीवन। यस मैम। मैम मैक्सिमम कितने बजे तक चलेगा, जैसे कि टाइमिंग? आप पर डिपेंड करेगा, जैसे अभी चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ आज।